हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित साइंस विज्ञान का अगला सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आने के बहुत अधिक चांसेज होंगे। आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, कह रहा है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? तो पहाड़ पर कभी कभी क्या होता है कि जब पहाड़ पर व्यक्ति चढ़ते हैं तो उनके नाक और मुंह से अचानक से खून आना शुरू होता है। हालांकि वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, फिर भी उनके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि हम जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायु का दाब हमारे ऊपर से घटना शुरू होता जाता है, और जो है वायु का दाब रक्त, जिसके वजह से वायु का दाब घटता है तो रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि हमारे नाक और से ब्लड आना शुरू होता है। इसलिए पहला का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि ऊंचाई बढ़ने से जो हमारा ब्लड प्रेशर है यह बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो या फिर ये प्रश्न को इसको ये भी कहा जा सकता है कि फिसलन वाली सड़क पर चलना कठिन क्यों होता है? तो कारण ये है कि जब हम किसी चिकनी मिट्टी पर या ऐसे फिसलन वाली सड़क पर या दलदली सड़क पर चल रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि घर्षण बल जो है फ्रिक्शनल फोर्स कम काम करता है, और घर्षण बल कम काम करने के कारण जो है चलने में दुश्वारी आती है, तो घर्षण की कमी होती है। घर्षण बल क्या है कि दो सतह के बीच, अगर जैसे सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है तो दो सतह के संपर्क सतह पर जो है एक बल लगता है जो गति का विरोध करता है, यानी गति के उल्टे दिशा में। अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है तो बल जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। इससे ये पता चलेगा कि जो गति है उसका अपोज कर रहा है, और घर्षण के कारण ही मतलब जो गतिशील वस्तु होती है वो धीरे धीरे करके रुक जाती है। अगर घर्षण नहीं हो तो हम ब्रेक भी लें तो गाड़ी हमारी नहीं रुकेगी, और घर्षण को हम लोग जो है कम कर सकते हैं। घर्षण को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है। घर्षण अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहीं चलना वगैरह बहुत मुश्किल होगा। तो घर्षण जितना लाभदायक है उतना हानिकारक है, क्योंकि घर्षण से जहाँ चलने में आसानी होती है, गाड़ियों में ब्रेक लगती है, वहीं घर्षण से जो है क्या होता है कि जैसे गाड़ी अगर चलती है तो उसके टायर घिस जाते हैं, मशीन की जो बैरिंग्स वगैरह वो घिसते हैं। तो घर्षण सही भी है और नुकसानदेह भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो अभी पहले प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है कि समतल जो हम धरती पर हैं, ज़मीन पर हैं, इसकी अपेक्षा अगर हम पर्वत पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ सांस लेने में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस कारण जो है हमें दिक्कत होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपना एक लाइक वीडियो को जरूर दीजिए। सवाल नंबर चौथा है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पर ताप का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। ताप का एसआई मात्रक ये केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये सभी इसमें ताप के ही मात्रक हैं, लेकिन जो एसआई मात्रक है वह केल्विन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और एक केल्विन 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह 273 केल्विन के बराबर होता है। कितना के 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। याद रखेंगे हम लोग, ये अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है, तो वो 273 केल्विन होता है। पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के भाप बनना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार 373 केल्विन पर पानी भाप के शक्ल में बनता है। हम लोग के शरीर का जो तापमान मापा जाता है, कहते हैं कि बुखार 100, 99, 104 है, तो वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यानी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट भी जो है ताप के ही अन्य मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक के रूप में केल्विन जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है हमारे स्क्रीन पर
कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जी हाँ, तो जो अवश्रव्य तरंग है यानी जिसे हम नहीं सुन पाते हैं, 3 तरह के ध्वनि तरंग होते हैं, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, यानी अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव जो है। तो यहाँ पर अवश्रव्य जो तरंग है 20 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति की जो एसआई मात्रक होती है, आवृत्ति की एसआई मात्रक हर्ट्ज होती है, जिसको HZ से हम लोग लिखते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम जो आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी की जो ये होगा वो तरंग होगा, उस तरंग को अवश्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की जो कान है, मनुष्य हमारा जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, कितना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगों को सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन पाता है। तो पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे होंगे वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक का जो होगा वो पराश्रव्य होगा, और जो हमारा ऑडिएबल रेंज है जो सुनने का है मानव के द्वारा वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों यानी हानि पहुंचाने वाले जो अन्य कीड़े मकोड़े हैं उनको घरों से दूर भगाने के लिए इनमें से कौन सा ये प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि अल्ट्रासोनिक जो तरंग होते हैं यानी अल्ट्रासोनिक वेव को जो है इन कीड़ों को भगाने के लिए घरों में प्रयोग में लाया जाता है। सवाल नंबर 7वां है कि ध्वनि का जो पिच है, तात्व है, वह किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो पिच है, तात्व, यह निर्भर करता है आवृत्ति पर, और जितना ज़्यादा हाई पिच होगा आवाज़ उतनी सुरीली होगी, जितना लो पिच होगा उतनी आवाज़ भारी आवाज़ होगी। तो महिलाओं की आवाज़ चूँकि सुरीली होती है क्योंकि उनकी जो पिच है वह महिलाओं की पिच कम होती है, बहुत अधिक होती है, इस कारण महिलाओं की आवाज़ जो है वो सुरीली होती है। ध्वनि का तात्व पिच उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर कि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति n और ये तरंग का वेग यानी वेलोसिटी v और आवृत्ति यानी n तथा तरंग का तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा से हम लोग जानते हैं, यह संबंध इसमें कौन सा है। तो v = होता है n × लैम्डा। 8वां का ऑप्शन ए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। सवाल नंबर 9 है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों। तो चंद्रमा पर जब हम अगर विस्फोट की आवाज़ सुनना चाहें तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ध्वनि जो है वहाँ तक नहीं पहुँचती है, और ध्वनि की पहुँचने के लिए यानी ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। बिना माध्यम के ध्वनि तरंग जो है गति नहीं करती है। यही कारण है कि सूर्य के पास जितने भी विस्फोट होते हैं उसकी आवाज़ पृथ्वी तक नहीं आती है। अगर उसकी आवाज़ आती तो फिर जो है हम उस आवाज़ से पृथ्वी पर जीना मुश्किल होता। तो ध्वनि के लिए आवश्यक है कि या तो ये माध्यम हो ठोस के रूप में या द्रव के रूप में या गैस के रूप में, यानी गैस के रूप में वायु माध्यम का काम करती है। हम लोग जो आपस में बोलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे बीच कुछ कनेक्ट नहीं होता है, तो क्या रहता है वहाँ पर जो है वायु का माध्यम के रूप में कार्य किया जाता है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, यही कारण है कि वहाँ पर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। सवाल नंबर 10 है कि मनुष्य के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है वह है यूरिया, जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं मूत्रवाहिनी के द्वारा। तो यहाँ मूत्र मार्ग के द्वारा हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये यूरिया जो है हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है। सवाल नंबर 11 है। 10 प्रश्नों का सेट अभी कवर किए हैं दोस्तों, इसलिए आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक अपना जरूर दीजिए इस वीडियो को। कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण इसका रंग जो है येलो कलर का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 12 है कि कृत्रिम गुर्दा यानी आर्टिफिशियल जो ये किडनी है यह किस सिद्धांत पर यानी किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है।
तो मनुष्य के शरीर में जो कृत्रिम रूप से कार्य करने वाला अगर गुर्दा की बात की जाए तो यह डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है, यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने का काम जो है कृत्रिम गुर्दा का किया जाता है। जिन मनुष्य के दोनों किडनी जब फेल हो जाते हैं तो फिर उन्हें जो है कृत्रिम ढंग से उनके ब्लड का डायलिसिस किया जाता है। तो ये डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सवाल नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि सेल किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल नाम, कोशिका का नाम जो सेल दिया था वह कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिया था। फ्लेमिंग है, ल्यूवेनहॉक है, रॉबर्ट हुक है या फिर ब्राउन है। तो कोशिका जो सेल इस टाइप से नाम दिया क्योंकि जब उन्होंने कॉर्क में देखा तो इस प्रकार से जालीनुमा बने थे, तो उन्होंने कहा कि यह एक एक सेल है और ये पूरा शरीर जो है छोटे छोटे सेलों से मिलकर के बना है। तो ये नाम दिया हुआ है रॉबर्ट हुक महोदय का। ऑप्शन सी, जी हाँ, कौन, ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो कोशिका के जो अंग हैं, जितने भी अंग हैं कोशिका के, जब हम लोग एक कोशिका के संरचना को देखते हैं कि कोशिका है, सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, फिर ये कोशिका द्रव होते हैं और फिर बीच में केंद्रक होता है, फिर केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव होते हैं। तो ये कोशिका जो है, ये कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम ये सारे पाए जाते हैं। तो इसमें से सबका अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग कार्य है। राइबोसोम का जो कार्य है वह है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीकरण का काम करती है, उसी प्रकार जो है लाइसोसोम जो है यह आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो ये सभी का अलग अलग कार्य होता है। सवाल नंबर 15 है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया, जी अभी मिलता जुलता प्रश्न आ गया हमारे स्क्रीन पर, कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो अगर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कार्य नहीं किया जाए तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऑक्सीकरण का काम करती है, भोजन को ऑक्सीकृत करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भोजन में ऑक्सीकरण का काम नहीं हो पाएगा और ऑक्सीकरण का काम नहीं होगा तो फलस्वरूप हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कोशिका का ऊर्जागिरी पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जो है माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही जब फंक्शनल नहीं होगा तो फिर वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पाएगा। सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा कोशिकांग है गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है या गोल्जी काय है। तो सब ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि प्लास्टिड जो है तीन लवक जिसे हिंदी में कहते हैं, यह 3 प्रकार का होता है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो ये ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, तो ये 3 प्रकार के प्लास्टिड हैं। ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्लास्टिड जो है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सवाल नंबर 17 है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो अभी हम कहे हैं कि लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन केवल लवक ही नहीं, कोशिका भित्ति भी, अभी जो कोशिका झिल्ली है उसके बाहर जो पादप कोशिका होते हैं, कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक संरचना होती है जिसको कोशिका भित्ति के रूप में जानते हैं। वह उस कोशिका को मजबूती और रिजिडिटी, हार्डनेस प्रदान करने का कार्य करती है। जानवरों के शरीर में केवल कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पादप में कोशिका झिल्ली के बाहर एक आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, वो भी पाई जाती है, रिक्तिकाएँ भी पाई जाती है। अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है कि सवाल नंबर 18 है कि ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है यह मुख्य रूप से जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और उसी प्रकार वर्णी लवक जो है क्रोमोप्लास्ट, यह जो है फूल और पत्ती को सुनहरा रंग देने का कार्य करता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट। और फूलों को रंग देने का सुनहरा रंग, अलग अलग रंग के जो फूल होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और फिर क्लोरोप्लास्ट है जो पत्तियों में पाए जाते हैं, हरी पत्ती में, जिसका काम है कि सूर्य के विकिरण को जो है
ऊष्मा उत्पन्न करना और फिर वहाँ पर वो भोजन पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसमें वह क्लोरोप्लास्ट जो है वह सहायक होता है। सवाल नंबर 19 है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। पिछले प्रश्नों में हम बताए थे, आप कमेंट करके इसका उत्तर बता सकते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं किसे, यह कहते हैं हम लोग लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, चाहे वह पादप हो या ये फिर जंतु हो, जितने भी प्रकार के हैं वो सभी कोशिका के बने होते हैं। ये कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का नाम आते हैं, एक स्लाइडेन और एक स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान महोदय ने दिया था। ऑप्शन दूसरा और चौथा सही उत्तर होगा। तो कूट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कवर कर लिए हैं, जो कि आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अगर पसंद आए तो दोस्तों के बीच लाइक करते हुए शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।